तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस हैव द सेम मोमेंटम, विच ऑफ देम इज मूविंग फास्टर। तो क्या बोला है कि दो बॉडीज हैं जिनका मास डिफरेंट है ना। और बोला है लेकिन दोनों का मोमेंटम सेम है, मतलब जब उनके मास को उनकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है। तो बोला है कि कौन सी बॉडी फास्ट मूव कर रही होगी। अब क्या बोला है कि दो जो बॉडीज है उनका मास डिफरेंट है। अब दोनों का मास अगर अलग अलग है, इसका मतलब एक का मास ज्यादा होगा और एक का मास कम होगा। जब उन दोनों को उनकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो मोमेंटम आ रहा है वो सेम आ रहा है ना, मोमेंटम सेम आ रहा है। तो सपोज करते हैं कि मोमेंटम अगर सेम, हम कोई भी मोमेंटम लेट कर लेते हैं, हम लेट करते हैं कि मोमेंटम 6 है। ठीक है। अगर मोमेंटम 6 आ रहा है, इसका क्या सिंपल सा मतलब है। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अगर मोमेंटम 6 आ रहा है, अगर मोमेंटम 6 आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ यहाँ पे m इंटू वी वो हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक है। m इंटू वी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप यहाँ से समझिएगा कि दोनों बॉडीज का मास डिफरेंट है। एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। तो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसका ये m कम होगा उसकी ये वेलोसिटी ज्यादा होगी, है ना। और जिसका ये वेलोसिटी कम होगी उसका ये मास ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 6 ही आना है। तो अगर मान लीजिए पहली बॉडी का मास अगर 3 है, अगर पहली बॉडी का मास 3 है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2, क्योंकि 3 इंटू टू ही तो 6 होता है। अगर ऐसी अगर दूसरी बॉडी का मास अगर 2 है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 3 होगी, है ना, क्योंकि हमें जो मोमेंटम है दोनों किस्में सेम है। तो मोमेंटम अगर दोनों किस्में में 6 ले रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जिस बॉडी का की वेलोसिटी ज्यादा है उसका मास कम होगा, है ना, क्योंकि दोनों केस में मोमेंटम कांस्टेंट आना है। तो इसका सिंपल आंसर होगा, पूछा गया है कि विच ऑफ देम इज मूविंग फास्टर। तो जिस बॉडी का मास कम होगा इसका मतलब वो ज्यादा स्पीड से चल रही है क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है? A boy throws up a ball with a velocity v naught. If the ball returns to the thrower with the same velocity, will there be any change in momentum of the ball? B. Magnitude of the ball, magnitude of the momentum of the body. बोला कि अगर एक एक लड़के ने बॉल ऊपर फेंकी किसी वेलोसिटी v नॉट से, और जब वो बॉल नीचे आई ना तो जब उसके हाथ में वो बॉल टच हुई तो भी उसकी वेलोसिटी v नॉट ही थी। तो बोला है कि बॉल के मोमेंटम में चेंज होगा या बॉल के मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम में चेंज होगा, या दोनों में चेंज होगा, या दोनों में नहीं होगा। तो हम पहला पार्ट देख लेते हैं, मोमेंटम ऑफ द बॉल चेंज होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट। तो बोला क्या है कि बॉल को वी नॉट वेलोसिटी से उसने ऊपर फेंका और उतनी ही वेलोसिटी से नीचे आया, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी। अब एम क्या होता है, बॉल का मास, तो बॉल का मास तो चेंज होगा नहीं। वेलोसिटी वो बोल रहा है कि बिल्कुल सेम है, जब वो नीचे आई तो भी उतनी वेलोसिटी थी, जब फेंका तो भी उतनी वेलोसिटी थी। तो एम इंटू वी तो सेम आना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम ऑफ द बॉल चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जो मोमेंटम होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब बॉल ऊपर को फेंकी थी ना तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी वो क्या थी, अपवर्ड। लेकिन जब बॉल नीचे आएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड तो मोमेंटम का सेम रहा लेकिन मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि पहले बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी, अब इस बार बॉल नीचे की तरफ आ रही है। अब क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब मोमेंटम बॉल का चेंज होगा, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ द बॉडी इस केस में चेंज होगा। सेकंड पार्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, सिर्फ उसकी वैल्यू। अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी में से डायरेक्शन हटा दें तो क्या बचता है, केवल मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा दोनों केस में, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए सेकंड पार्ट में आंसर क्या आएगा कि वो सेम रहेगा। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा कि मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन अ बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट इट्स मोमेंटम इंक्रीजेस, व्हाट कॉजेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। बोला है कि जब कोई बॉल किसी हाइट से नीचे गिरती है तो क्या होता है, उसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है। तो उस बॉल का मोमेंटम इंक्रीज क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम बॉल ऊपर से अगर नीचे जा रही है, बॉल अगर ऊपर से नीचे जा रही है तो क्या हो रहा है कि बॉल की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी बॉल को खींच रही है, अर्थ की ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा रही है बॉल पे। तो जब बॉल की वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी। जब वी की वैल्यू बढ़ेगी तो मोमेंटम अपने आप बढ़ेगा, है ना। तो बोला है कि व्हाट कॉजेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। तो मोमेंटम इंक्रीज क्यों होगा, सिंपल आंसर है, मोमेंटम इंक्रीज इसलिए होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल इंक्रीज, therefore the momentum of the ball will also increase when
इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच केस विल देयर बी लार्जर चेंज इन मोमेंटम, बोला है कि मोमेंटम में लार्जर चेंज कब होगा। ए पहली कंडीशन दी है कि एक 150 न्यूटन का फोर्स लगेगा किसी बॉडी पे जिसका वेट 2 kg है 0.1 सेकंड के लिए। और दूसरा कंडीशन है कि 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, उस बॉडी का मास भी 2 kg है, लेकिन इस बार टाइम क्या है 0.2 सेकंड। तो दोनों केस में जो क्या है बस टाइम की वैल्यू चेंज है, बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट है ना। देखो ये भी 150 है, यहाँ पे 2 kg है, यहाँ पे भी 150 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे भी 2 kg है ऑब्जेक्ट का वेट। बस जब फोर्स का जो टाइम है, टाइमिंग चेंज है, इसमें 0.1 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा है, इसमें 0.2 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा है। तो बोला है कि मोमेंटम में ज्यादा चेंज कौन से केस में होगा, पहले या दूसरे केस में। तो अगर आपको मोमेंटम का फॉर्मूला याद होगा, मोमेंटम और फोर्स के बीच में जो रिलेशन होता है, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। यही कहीं होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर भी है, देख लो आप, लेकिन मैं आपको थोड़ा और ढंग से दिखाने के लिए थोड़ा और ऊपर ले चलता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। आपको यहाँ पे बताया था कि जो इस के कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास क्या जाता है, एफ इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। डेल पी का दरअसल क्या है, मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो यही चेंज इन मोमेंटम हमसे पूछा है कि ज्यादा किस केस में होगा। तो अगर मैं इस टाइम टी को एफ से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो एफ इंटू टी क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, है ना। अगर ये t इज इक्वल टू इस साइड चला गया तो f के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स के साथ अगर हम टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। तो देख लेते हैं हमको फोर्स और टाइम कितना कितना गिवन है। इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे टाइम मुझे गिवन है 0.1 सेकेंड, और यहाँ पे टाइम गिवन है 0.2 सेकेंड। तो फोर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा 0.1 सेकेंड, और यहाँ फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0.2 सेकेंड, तो ज़्यादा वैल्यू सिंपली हम साफ साफ देख सकते हैं कि इस केस में फोर्स की वैल्यू, फोर्स से हम ज़्यादा वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए जो चेंज इन मोमेंटम है इस केस में ज़्यादा आएगा, है ना, क्योंकि इसमें 0.2 सेकेंड है और इसमें 0.1 सेकेंड है। इसका मतलब जो सेकंड केस में क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम का सीधा फॉर्मूला होता है एफ इंटू टी, है ना। तो फोर्स तो दोनों में कांस्टेंट है, 150 इंटू 150, यहाँ पे 150, यहाँ पे बस टाइम डिफरेंट है, यहाँ पे 0.1 है और यहाँ पे 0.2 सेकेंड है। तो सेकंड केस में क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्सेस इन पेयर्स। तो जो फोर्सेस होते हैं ना, ये हमेशा पेयर में लगते हैं। पेयर में का क्या मतलब है, एक्शन और रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कभी एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, तो वो दूसरी बॉडी भी उस पे फोर्स लगाती है। जैसे कि यहाँ पे आपने सुना होगा कि जैसे अगर अर्थ, अगर हम ग्रेविटी से अगर नीचे गिर रहे हैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि अगर हम सपोज करते हैं कि अर्थ अपनी ग्रेविटी से किसी इंसान को खींच रही है, तो अगर कोई इंसान अगर किसी माउंटेन से नीचे गिर रहा है या फिर किसी छत से नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब अर्थ उसको खींच रही है। तो अगर फोर्स एक्शन और रिएक्शन में वर्क करता है, तो वो इंसान अर्थ को क्यों नहीं खींच रहा है, वो इंसान अर्थ को क्यों नहीं खींच रहा है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर अर्थ इंसान को खींच रही है, तो इंसान को भी तो अर्थ खींचना चाहिए था, तो इंसान को तो नीचे गिरना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे कूदे तो हम नीचे गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अर्थ हमको खींच रही है ना, तो हम भी अर्थ को खींच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि हमारा मास तो कम है, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो हमारा फोर्स जो लग रहा है अर्थ पे, वो उसको बहुत कम एक्सेलरेशन जनरेट कर पा रहा है उस अर्थ पे, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और हमारा मास बहुत कम है। इसलिए अर्थ जितने भी फोर्स हमें खींच रही है, हम उतनी स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से अर्थ की तरफ बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्सेस इन पेयर्स जो पैराग्राफ है इसमें ये समझाया गया है कि जो फोर्सेस होते हैं ये एक्शन और रिएक्शन में वर्क करते हैं। अगर कोई बॉडी किसी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, तो वो दूसरी बॉडी भी उस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी। इसी कंसेप्ट पे हमारा बेस्ड होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि अगर हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं ना, तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम आगे समझेंगे। बहुत ही बेसिक लॉ है, और अगर आप इसको हम अपनी जनरल लाइफ में देखें, तो हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। अभी देखिए, when two objects interact, the force exerted by one object on the other is equal in magnitude and opposite in direction to the force exerted by the latter
ऑब्जेक्ट ऑन द फॉर्मर। ठीक है, तो क्या बोला है कि अगर मान लीजिए अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, तो जो वो बॉडी उस बॉडी पे रिएक्शन फोर्स लगाएगी, मतलब उसके अपोज करने के लिए जो फोर्स लगाएगी, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि अगर मैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट मुझ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, लेकिन हम दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अगर उसकी मेरी डायरेक्शन पॉजिटिव है तो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन नेगेटिव होगी। यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है। अब हम देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है, देखिए इम्पल्स में क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड, that is impulse is equal to F into del t. If the initial and final velocity of the body acted upon by a force F are u and v respectively, then we can write mv minus mu upon del t into del t. तो यहाँ क्या लिखा है, देखिए अगर मैं इस m को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन है ना। तो ये एम ए मतलब ये फोर्स की वैल्यू ही है। ठीक है, तो ये फोर्स को इन्होंने एक्सपेंड करके लिख लिया। जैसे फोर्स है, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू ए मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इसी को एक्सपेंड करके लिखा है। तो ये फोर्स की पूरी वैल्यू एम इंटू ए इंटू डेल टी, तो किसके बराबर हो जाएगा, इम्पल्स के, है ना। तो इम्पल्स दरअसल क्या होता है, इम्पल्स और कुछ नहीं होता। इम्पल्स को अगर हम सिंपली समझें तो चेंज इन मोमेंटम को ही हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चेंज इन जो हमने मोमेंटम पढ़ा था, हमने चेंज इन मोमेंटम पढ़ा। अब हमने एक चीज और पढ़ी है कि जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है उसका एक और नाम होता है जिसको हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसीलिए इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसको न्यूटन सेकंड भी बोलते हैं। न्यूटन सेकंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन और टाइम की एसआई यूनिट है सेकंड। तो हम फोर्स इनटू टाइम ही चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल है। देखिए देखिए फोर्स इनटू टाइम है लिखा है ना, तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और टाइम की यूनिट होगी सेकंड, इसलिए इसको हम न्यूटन सेकंड में भी लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है, व्हेन अ हाई जंपर लीव्स द ग्राउंड वेयर डज द फोर्स व्हिच थ्रोज द जंपर अपवर्ड्स कम फ्रॉम। तो क्या बोला है कि अगर एक जंपर है, जंपर मतलब जो कोई जंप लगाने वाला एक बंदा है, वो जब कूद लगा रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो हवा में उछल रहा है ना, कूद लगा के। तो वो बोल रहा है वो फोर्स कहाँ से आ रहा है, उस आदमी को हवा में ऊपर के लिए जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, मतलब जो हमें कूदने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए हवा में उड़ने के लिए, वो फोर्स कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि जब एक जंपर एक कूद लगाने वाला बंदा जब कूद लगाता है ना, तो वो क्या करता है, ग्राउंड को धक्का मारता है पैर से, है ना। हम कूद लगाने से पहले क्या करते हैं, ग्राउंड पे पूरा ग्राउंड को पुश करते हैं बहुत जोर से। अब क्या होता है कि हम क्योंकि ग्राउंड को पुश कर रहे हैं तो ग्राउंड भी हमें उसी फोर्स से वापस पुश करता है, और उसी पुश के कारण हम हवा में कूद पाते हैं। ठीक है, तो ये जब इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो फोर्स कहाँ से आ रहा है, तो सिंपल सा क्या आंसर है कि व्हेन अ जंपर pushes द ग्राउंड due to the action reaction force, ground also pushes the man upwards, which throws the jumper upwards। ठीक है, तो इसका आंसर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्शन रिएक्शन फोर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमें बताना है। पहला क्या है, अ मैन किक्स द फुटबॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके घर के लिए होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ, अगर आपको नहीं आएगा समझ में तो मुझसे व्हाट्सएप पे आप इसको पूछ लेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप नेट पे सर्च कीजिएगा, तो आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इस चीज़ का, क्योंकि इसमें कंसेप्ट क्लियरिंग बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आप अपना भी कंसेप्ट चेक कीजिए कि आपका क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले बोला है कि एक्शन रिएक्शन का आप इसमें कंसेप्ट बताइए। अगर एक मैन एक बॉल को किक कर रहा है, दूसरा क्या है, जो अर्थ है वो मून को पुल कर रहा है। ठीक है, तीसरा है कि एक बॉल है वो दीवार पे हिट कर रही है। ठीक है, तो आप इसको देख के बताइएगा, वरना जो आपसे इसमें नहीं आएगा वो मैं आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन को। अगला क्या है, अ पर्सन exerts a large force on the almirah to push it forward, but he is not pushed backward because the almirah exerts a small force on him. Is the argument given here correct?
एक्सप्लेन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक पर्सन क्या कर रहा है, वो अलमीरा को धक्का दे रहा है, ठीक है, अलमारी को धक्का दे रहा है वो आगे की तरफ, लेकिन अलमारी उसको पीछे की तरफ धक्का नहीं दे पा रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या ये मतलब है कि जो अलमारी है वो उस पे बहुत कम फोर्स लगा रही है, जिस कारण वो आदमी पीछे नहीं खिसक पा रहा है अलमारी के फोर्स से? क्योंकि अगर इंसान अलमारी पे फोर्स लगा रहा है तो अलमारी भी इंसान को फोर्स लगानी चाहिए, हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा। तो इंसान पीछे क्यों नहीं खिसक रहा है? अलमारी तो पीछे खिसक रही है, इंसान पीछे क्यों नहीं खिसक रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई कीजिएगा। बाकी जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें तो मैं आपको इसका आंसर दे ही दूंगा, अगर आप इसको नहीं कर पाए अभी तक तो। लेकिन आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, और अगर आप सच में सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। अ, एक टॉपिक और देख लेते हैं फिर आज, कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि एक बॉडी होता है ना, उसका जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब m इंटू वी की जो वैल्यू है किसी बॉडी की, वो हमेशा कंजर्व रहेगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर सपोज करते हैं, मैं इसका अगर आपको इसको शॉर्ट में समरी में समझाऊं, तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर एक बॉडी है वो चल रही है, अगर एक बॉल है वो चल रही है, तो वो किसी भी अगर रुकी हुई बॉल से टकराएगी, है ना, किसी रुकी हुई बॉल से टकराएगी, तो अब क्या होगा कि जो रुकी हुई बॉल थी वो थोड़ा बहुत चलने लगेगी, है ना, आगे, क्योंकि उससे वो जो चलती हुई बॉल टकराई है। लेकिन क्या होगा, जितनी वेलोसिटी उस बॉल पे आई है जो रुकी हुई थी, उतनी ही वेलोसिटी उस बॉल से घट जाएगी। ठीक है, अगर दोनों का मास सेम है तो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हमें किसी बॉडी को वेलोसिटी देनी है, तो हमें किसी न किसी बॉडी से वो वेलोसिटी खर्च करनी पड़ेगी। जैसे सपोज करते हैं, अगर एक्सीडेंट हो रहा है, अगर एक गाड़ी रुकी हुई है, अगर एक गाड़ी रुकी हुई है और दूसरी गाड़ी फुल स्पीड से आके उससे टकराती है ना, टकराने के बाद अगर वो गाड़ी रुक जाती है, तो जो दूसरी गाड़ी है वो उतनी ही स्पीड से आगे चलनी चाहिए जितनी स्पीड से वो गाड़ी उससे टकराई थी। ठीक है, इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। तो इस टॉपिक को भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इन क्वेश्चंस को भी डिटेल में देखेंगे। आप तब तक इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर ये चैप्टर आपका लगभग फिनिश हो जाएगा। फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ते ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा लगभग, फिर हम और चीज़ देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और कुछ भी कंफ्यूजन होगी तो फील फ्री टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। मैं आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो